अब हम लोग पढ़ेंगे मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। यूरिन फॉर्मेशन, जो हम लोग के बॉडी में ब्लड होता है उसमें से जो वेस्ट प्रोडक्ट्स रहते हैं वो सब एलिमिनेट होता है और फिर यूरिन फॉर्म होता है। तो जो उसी का मैकेनिज्म है, तो हम लोग के बॉडी में जो ब्लड से फिल्टर आउट हुआ, तो फिल्टर लगभग 180 लीटर होता है एक दिन में, बट यूरिन कितना निकलता है 1 to 1.5 लीटर। तो जैसे मतलब सारा फिल्टर आउट हुआ, फिर कैसे उतना से इतना कम हुआ जो यूरिन बना और निकला, तो वही है देखेंगे मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन में। इसमें 3 स्टेप्स होते हैं, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, सेलेक्टिव ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन और ट्यूबुलर सेक्रीशन। कौन कौन से स्टेप्स हैं? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, नंबर 1, नंबर 2, इसको अल्ट्रा फिल्ट्रेशन को ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन भी बोलते हैं। नंबर 2, सेलेक्टिव ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन, और नंबर 3, ट्यूबुलर सेक्रीशन। ठीक है, तो ये 3 स्टेप्स होते हैं यूरिन के फॉर्मेशन में। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन क्या होता है? जो पहले ब्लड है, ब्लड में से इनिशियली फिल्टर आउट हो गया, यानी कि उसका सेल्स हट गया, प्रोटीन्स हट गया, बाकी सारा प्लाज्मा और बिना प्रोटीन का ये सब फिल्टर आउट हो गया, तो ये अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है। ये कहाँ टेक प्लेस करेगा? मल्फिगियन बॉडी याद है, ग्लोमेरुलस था और बोमेंस कैप्सूल था, तो उधर होगा ग्लोमेरुलस, यानी कि ब्लड का कैपिलरीज है उससे फिल्टर आउट होगा, तो ये अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। उसके बाद आता है सेलेक्टिव ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन। इसी में बताई थी कि लगभग 180 लीटर एक दिन में रहता है। तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हो गया, तो इतना सारा ब्लड है लेकिन उसमें से बहुत सारे यूजफुल चीज़ें, जैसे कि उसमें हम लोग का शुगर यानी ग्लूकोज हो गया, अमीनो एसिड्स हो गया, इवन पानी इतना सारा पानी, तो ये सब बॉडी से निकलना नहीं चाहिए, एलिमिनेट नहीं होना चाहिए, तो इन सब सब्सटेंसेस का वापस से रीअब्जॉर्प्शन होता है क्या? बाई पीसीटी, लूपोफिले, डीसीटी, ये सब रीअब्जॉर्ब करते थे, इसीलिए बोला गया इसको सेलेक्टिव ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन। सेलेक्टिव क्योंकि सेलेक्टिव सब्सटेंसेस का ना रीअब्जॉर्प्शन करना है, कि जैसे अच्छा सब्सटेंस जो हम लोग को ज़रूरत है, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, अमीनो एसिड, फैट्स, ये सब चीज़ का। और पर ऐसा नहीं कि यूरिया को रीअब्जॉर्ब कर ले, तो मतलब अगर वेस्ट प्रोडक्ट को भी रीअब्जॉर्ब कर ही लिया तो मतलब नहीं बना, इसीलिए सेलेक्टिव ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन, फिर ट्यूबुलर सेक्रीशन। उसके बाद कुछ सब्सटेंसेस वापस से सेक्रीट होते हैं, हाँ, तो ये ट्यूबुलर सेक्रीशन में आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, सेलेक्टिव ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन और ट्यूबुलर सेक्रीशन एक एक करते हैं। पहला देखते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हम लोग का है बोमेंस कैप्सूल। यहाँ से हम लोग का आया एफरेंट आर्टेरियोल, यहाँ से हुआ ग्लोमेरुलस और यहाँ से निकला इफरेंट आर्टेरियोल। ठीक है, और ये जो है ये क्या है हम लोग का बोमेंस कैप्सूल, ये है हम लोग का एफरेंट आर्टेरियोल, ये है हम लोग का इफरेंट आर्टेरियोल और ये हम लोग का ग्लोमेरुलस। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में इधर से ब्लड आएगा और फिल्टर आउट होगा। फिल्टर आउट होने के लिए यहाँ पे 3 लेयर होता है जिससे फिल्टर आउट होता है। कौन कौन सा लेयर होता है? ये देखो, ग्लोमेरुलस क्या है? टफ्ट ऑफ कैपिलरीज। कैपिलरीज से ब्लड वेसल होता है जो कि सिंगल वॉल्ड रहता है, बना रहता है एपिथेलियल का, जिसको बोलते हैं एंडोथीलियम। ठीक है, तो पहला लेयर हम लोग क्या हो गया? एंडोथीलियम ऑफ ब्लड वेसल। और हम लोग का ये वाला जो है ये हम लोग का बोमेंस कैप्सूल है। बोमेंस कैप्सूल में भी देखिए कि सिंपल स्क्वामस रहता था आउटर साइड में और इनर साइड में पोडोसाइट रहता था। पोडोसाइट में क्या? सिंपल स्क्वामस। तो ये बोमेंस कैप्सूल का जो लेयर है वो भी सिंपल स्क्वामस वाला लेयर, सिंपल स्क्वामस ऑफ बोमेंस कैप्सूल। और जो बीच का पार्ट हो गया इधर,
वो रहता है बेसमेंट मेम्ब्रेन दोनों के बीच। तो यही 3 लेयर के से ब्लड फिल्टर आउट होगा। जो ब्लड है उसको फिल्टर आउट कैसे होगा, होने के लिए प्रेशर ग्रेडियंट होना चाहिए, तब ना प्रेशर लगेगा तो ब्लड अच्छा फिल्टर आउट हो जाएगा। जैसे एक इसके लिए क्या एक चीज़ होता है, एफरेंट आर्टेरियल जो होता है वो उसका डायमीटर ज़्यादा रहता है एज़ कम्पेयर टू ईफरेंट आर्टेरियल। ईफरेंट आर्टेरियल का डायमीटर कम रहता है, एफरेंट आर्टेरियल का डायमीटर ज़्यादा रहता है, ताकि यहाँ से जो ब्लड आए डायमीटर कम होने के कारण उसको प्रेशर मिले और वो नीचे वोमेन्स कैप्सूल में जा सके। तो ये जो प्रेशर लगाता है, यहाँ से ब्लड आया, प्रेशर लगाया वोमेन्स कैप्सूल में, इसको बोलते हैं GHP, यानी कि ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। ये फेवर करता है फिल्ट्रेट को फॉर्म होने में, ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। ये फेवर करता है कि ब्लड फिल्टर आउट हो सके। और जो ये तो फेवर किया, हम लोग को पता है ब्लड में कुछ प्रोटीन्स रहते हैं, एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, फाइब्रिनोजेन, प्रोथ्रोम्बिन, ये सब। तो उसी में से एक प्रोटीन रहता है एल्ब्यूमिन। जो ये सब जो प्रोटीन जो रहते हैं, एल्ब्यूमिन मान लीजिए ब्लड में जो प्रोटीन है उसका काम क्या रहता है, ब्लड कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन करना, यानी कि उसका काम रहता है कि ऑस्मोलैरिटी मेंटेन करना ब्लड के अंदर कॉन्सेंट्रेशन वाला। तो एल्ब्यूमिन जो रहता है, ये मान लो यहाँ पे ब्लड के अंदर एल्ब्यूमिन है, तो ये जो ब्लड फ्लो करेगा उसको अंदर आने से थोड़ा रेजिस्टेंस देगा ना, यहाँ पे मतलब प्रोटीन है, कुछ मॉलिक्यूल सब है, तो रेजिस्टेंस देगा, हाँ इजी फिल्टर नहीं हो पाता। तो ये जो अगेंस्ट काम कर रहा है, ये जो अगेंस्ट जो हो रहा है ये वाला प्रेशर, इसी को बोलते हैं BCOP, ब्लड कोलॉइडल, BCOP, ब्लड कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है। और एक और तरह का फोर्स लगता है, यहाँ से मान लो जो फिल्ट्रेट आएगा तो ये जो जमा होते जाएगा। अब जैसे पानी हम लोग बाल्टी में भरते जाएंगे तो शुरू में इजीली भराएगा, जैसे जैसे भरते जाएगा उसके बाद जो नया पानी आएगा, मतलब बाल्टी नहीं को पतीला, उसमें एक वो नीचे वाला अगेंस्ट देगा ना। तो उसी तरह से इसमें जो फिल्टर हुआ ना, तो ब्लोमेंस कैप्सूल में आएगा, तो ये जो ब्लोमेंस कैप्सूल में ऑलरेडी जो फिल्ट्रेट बन गया है वो आने नहीं देगा बाकी को, यानी कि उसके अगेंस्ट डालेगा। तो ये जो अगेंस्ट वाला होता है इसको बोलते हैं CHP, कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। ठीक है, फिर से एक बार अच्छे से बता देती हूँ, इसमें थोड़ा सा ज़्यादा खिचपिच हो गया है। जो बोमेंस कैप्सूल है उसमें ग्लोमेरुलर से आएगा ब्लड, तो जो आएगा वो रहता है हम लोग का GHP, ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। ये रहता है क्योंकि एफरेंट आर्टेरियल और ईफरेंट आर्टेरियल के डायमीटर में डिफरेंस है। उसके बाद जो ब्लड में एल्ब्यूमिन के कारण जो प्रेशर अगेंस्ट रहता है वो रहता है BCOP। और जो वोमेंस कैप्सूल में जो जमा हो गया फिल्ट्रेट वो अगेंस्ट करता है बाकी ब्लड को फिल्टर होने में, वो रहता है CHP, कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। ये BCOP, CHP और GHP, ये 3 प्रेशर रहता है। अब इनका नेट जो रहता है वो रहता है नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर, जिसको हम लोग NFP बोलते हैं, नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर। ये कि फिल्ट्रेशन कितना होता है, GHP जो फेवर करता है वो GHP माइनस, क्योंकि GHP के अगेंस्ट क्या क्या है, BCOP है, GHP माइनस BCOP और फिर माइनस CHP, क्योंकि ये दोनों अगेंस्ट वाला है और ये फेवर वाला है, ये दोनों अगेंस्ट वाला है। ठीक है, तो ये नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर हो गया GHP माइनस BCOP माइनस CHP। तो GHP जो रहता है वो लगभग 60 to 75 मिलीग्राम, 60 to 75 रहता है मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। क्या 60 to 75 mm of Hg ये रहता है GHP। जो BCOP रहता है ये सबसे ज़्यादा रहता है, तभी ना फिल्ट्रेट हुआ। अगर ये ही कम हो गया तो कैसे हो पाएगा। जो BCOP रहता है ये कितना रहता है, ये रहता है 30 से 32 mm ऑफ मर्क्यूरी, और जो CHP रहता है ये रहता है 10 to 18 mm ऑफ मर्क्यूरी। अब नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर मान लो सबका अपर लिमिट लेते हैं, जैसे 18 + 32 50,
एंड 75 माइनस 50 और 25 या फिर 60 माइनस 50 10, तो नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर कितना हो गया, जो ये होता है 10 से 15%, सॉरी 10 से, जो नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर हो गया वो रहता है 10 से 25, तो 25 mm ऑफ Hg, GHP माइनस BCOP माइनस CHP, ये लगभग 50 हो गया, 60 में से 50 गया 10, 75 में से 50 गया 25, तो लगभग नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर होता है 10 to 25 mm ऑफ Hg। ये था प्रेशर का कॉन्सेप्ट। ये प्रेशर के कारण जो होता है ब्लड फिल्टर आउट होता है। एक चीज़ बताती हूँ, हम लोग का कार्डियक आउटपुट जो रहता है वो क्या रहता है, वो रहता है कि एक मिनट में वेंट्रिकल जो होता है वो कितना ब्लड को पंप करता है। कार्डियक आउटपुट होता है स्ट्रोक वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय हार्ट बीट। जो स्ट्रोक वॉल्यूम होता है वो वॉल्यूम पंप बाय वन वेंट्रिकल ड्यूरिंग वन कार्डियक साइकिल लगभग 70 ml रहता है, और जो हार्ट बीट रहता है एक मिनट में इंसान का नॉर्मल 72 टाइम्स पर मिनट रहता है। तो कार्डियक वॉल्यूम हो गया स्ट्रोक वॉल्यूम इंटू हार्ट बीट, यानी कि 70 into 75 लगभग 5000 ml, ठीक है। तो ये लगभग 5, एक मिनट, ये लगभग 5,000, ये अल्ट्रा फिल्ट्रेशन नहीं, ये अलग से था, ऐसे ही बता रही हूँ, बीच में याद आया। तो ये लगभग 5000 जो ml है, ये हम लोग का क्या है, ये हम लोग का है कार्डियक आउटपुट। उसका लगभग 1/5 यानी कि लगभग 20 to 25% जो ब्लड होता है वो किडनी में आता है फिल्टर होने के लिए, यानी कि कितना हो गया ये इसका 1100 से 1200, 1100 to 1200 मिलीलीटर किडनी में आएगा फिल्टर होने के लिए। 1100 to 1200 मिलीलीटर ऑफ ब्लड इज फिल्टर्ड बाय ईच किडनीज इन 1 मिनट, नॉट ईच किडनीज, बोथ द किडनीज मिला के किडनीज है बाई किडनीज, ठीक है। तो ये जो हो गया ये आया। अब ये हम लोग को पता है ये जो है ब्लड है, ब्लड का हम लोग जानते हैं 55% होता है प्लाज्मा, और जो 45% होता है वो रहता है हम लोग का फॉर्म्ड एलिमेंट्स, यानी कि ब्लड सेल्स, RBCs, WBCs, प्लेटलेट्स, ये सब। तो जो प्लाज्मा 55% हो गया, कितना हो गया, लगभग 650 ml हो गया। इतना कार्डियक आउटपुट था, इतना ब्लड किडनी के पास गया, इतना उसमें से प्लाज्मा था। अब ये जो प्लाज्मा है इसमें से लगभग 20% फिल्टर होगा, यानी कि इसका कितना हो गया, लगभग 125 ml ही ब्लड फिल्टर हुआ। ये हम लोग का कार्डियक आउटपुट, इतना ब्लड किडनी में आया, ये प्लाज्मा कितना हुआ, जितना प्लाज्मा हुआ इसको हम लोग बोलते हैं रीनल प्लाज्मा फ्लो। रीनल प्लाज्मा फ्लो RPF। और ये जो जितना फिल्टर आउट हुआ इसको हम लोग बोलते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। इतना ml पर मिनट के हिसाब से हम लोग देख रहे हैं ना, तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट प्लाज्मा का कितना पार्ट हुआ, 1/5 पार्ट हुआ ना, तो इसी को बोलेंगे फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन। ये तो डिग्री ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, मैं बात कर रही थी फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन का। फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन क्या होता है, फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन होता है कि GFR हम लोग का GFR बाई RPF। ये कितना है, ये है 125 ml पर मिनट, ये है लगभग 650 ml पर मिनट, कितना हो गया 1/5, ठीक है। तो यही था थोड़ा सा कैसे कैसे कैलकुलेशन वाला पार्ट। हाँ, ये देख सकते हैं कि हम लोग के बॉडी में लगभग 180 लीटर फिल्ट्रेट बनता है, और जिससे सिर्फ 1 से 1.5 लीटर यूरिन बनता है, एक दिन का बता रहे हैं। हाँ, तो जैसा कि मैंने बोला कि 180 लीटर फिल्ट्रेट फॉर्म होता है, 1 से 1.5 लीटर यूरिन होता है, तो लगभग 99% क्या हो गया, वापस बॉडी में रीअब्जॉर्ब हो गया। ये जो रीअब्जॉर्प्शन है इसी से हम लोग का सेकेंड स्टेप आता है, सेलेक्टिव ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन।
सेलेक्टिव ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन है ये। तो इसमें जो होता है हम लोग जैसे देखो एक 99% जो फिल्ट्रेट है वो वापस बॉडी में रीअब्जॉर्ब होना चाहिए। एक्टिवली भी रीअब्जॉर्ब हो सकता है, पैसिवली भी रीअब्जॉर्ब हो सकता है। जो ये हो गया हम लोग का वोमेंस कैप्सूल, यहाँ से हम लोग का पीसीटी, ये हम लोग का हो गया लूप ऑफ हेनले, थिक पार्ट, थिन पार्ट। अभी हम लोग का क्या चल रहा है, डिसेंडिंग लिम्ब चल रहा है। फिर अब हम लोग का क्या चल रहा है, असेंडिंग लिम्ब, थिन पार्ट, थिक पार्ट। अब हम लोग आ गया बीसीटी, फिर हम लोग का है ये कलेक्टिंग डक्ट। तो यहाँ पे जो जैसे इतना फिल्ट्रेट फॉर्म ऑफ ब्लड में, तो जो पीसीटी होता है उसमें सबसे ज़्यादा रीअब्जॉर्प्शन होता है। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ रीअब्जॉर्प्शन हैपेंस इन पीसीटी, यानी कि लगभग 70 to 80% सॉल्ट और वाटर ये सब रीअब्जॉर्ब हो जाता है। जो पीसीटी होता है उसमें बताया था कि पीसीटी क्या चीज़ से बना रहता है, सिंपल क्यूबॉइडल ब्रश बॉर्डर रेटिकुलम। ब्रश बॉर्डर का क्या काम है, सरफेस एरिया को इंक्रीज, माइक्रोविलाई रहता है, सरफेस एरिया को इंक्रीज करता है जिससे कि रीअब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा। तो पीसीटी में रीअब्जॉर्प्शन हुआ तो होता है एक्टिवली भी हो सकता है या फिर पैसिवली भी हो सकता है। क्या क्या सब्सटेंसेस का रीअब्जॉर्प्शन होगा, जैसे कि इसमें एक्टिवली में हो जाएगा ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, फैट और सोडियम आयन, ये सब का एक्टिवली रीअब्जॉर्प्शन होता है। पैसिव में क्लोराइड आयंस हो गया, वाटर हो गया, इसका पैसिवली रीअब्जॉर्प्शन हो सकता है। ठीक है। और नाइट्रोजिनस वेस्ट होता है ना, उसका भी पैसिवली रीअब्जॉर्प्शन होता है। तो पीसीटी में सबसे ज़्यादा अमाउंट ऑफ रीअब्जॉर्प्शन होगा एक्टिवली, पैसिवली। एक्टिवली ग्लूकोज, अमीनो एसिड, फैट, सोडियम आयन, पैसिवली क्लोराइड और वाटर का। यहाँ पे पीसीटी में मैक्सिमम अमाउंट ऑफ रीअब्जॉर्प्शन हो गया, पीसीटी में मैक्सिमम हो गया। मिनिमम अमाउंट ऑफ रीअब्जॉर्प्शन कहाँ होगा, मिनिमम अमाउंट ऑफ रीअब्जॉर्प्शन हो जाएगा असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। यहाँ पे सबसे कम अमाउंट ऑफ रीअब्जॉर्प्शन होता है। तो सबसे कम अमाउंट ऑफ रीअब्जॉर्प्शन होता है तो क्यों होता है, ताकि मेडुलरी इंटरस्टिशियम, जो ये मेडुला का पार्ट है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड यहाँ बाहर में जितना है उसमें ऑस्मोलैरिटी हाई रह सके। अगर सारा रीअब्जॉर्ब हो जाएगा तो अंदर में क्या होगा, सॉल्वेंट का अमाउंट बढ़ जाएगा तो ऑस्मोलैरिटी कम हो जाएगा। ऑस्मोलैरिटी क्या होता है, सॉल्वेंट और सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स का कंसंट्रेशन। अगर कहीं पे कम सॉल्वेंट है, ज़्यादा सोल्यूट है तो उसका ऑस्मोलैरिटी ज़्यादा, या फिर अगर कहीं पे ज़्यादा सॉल्वेंट है, कम सोल्यूट है तो उसका ऑस्मोलैरिटी कम रहता है। तो अगर ये रीअब्जॉर्प्शन कम करेगा असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, तो यहाँ पे सॉल्वेंट कम जाएगा। मान लो वाटर का रीअब्जॉर्प्शन होता है तो सॉल्वेंट कम जाएगा ना, तो क्या होगा कि यहाँ मेडुलरी इंटरस्टिशियम में ऑस्मोलैरिटी हाई रहता है। तो इसीलिए असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले जो रहता है यहाँ पे मिनिमम रीअब्जॉर्प्शन रहता है। जो ये तो हो गया पीसीटी। ये जो हम लोग का डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले है, यहाँ पे हम लोग का वाटर का रीअब्जॉर्प्शन थे, यहाँ से वाटर निकलेगा। वाटर रीअब्जॉर्ब हो गया और यहाँ पे लगभग इट इज़ परमिएबल टू वाटर बट इट इज़ ऑलमोस्ट इम्परमिएबल टू सॉल्ट्स, यानी इलेक्ट्रोलाइट्स जो आयन से सब हम लोग बात करें सोचेंगे, ये सब ऑलमोस्ट इम्परमिएबल हो गया उससे। बट वही अगर हम लोग असेंडिंग लिम्ब में जाएँ तो असेंडिंग लिम्ब में दैट इज़ इम्परमिएबल टू वाटर, यानी कि यहाँ पे वाटर का रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगा, सॉल्ट का रीअब्जॉर्प्शन होगा, इलेक्ट्रोलाइट्स का रीअब्जॉर्प्शन होगा। ठीक है, आयंस का रीअब्जॉर्प्शन ये यहाँ पे होता है। ये लूप ऑफ हेनले का बात कर लिया। अब ये क्या हम लोग का, ये हम लोग का था डीसीटी, डिजिटल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। यहाँ पे होता है कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन। कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन मतलब जब ज़रूरत पड़ेगा तो रीअब्जॉर्ब करेगा। जैसे कि अगर हम लोग का एल्डोस्टेरोन एक हार्मोन रहता है, वो अगर एल्डोस्टेरोन का रहेगा तो हम लोग ये सब कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन करवाते हैं। तो सोडियम रहा, सॉल्ट रहा, Na+ सॉल्ट, ये सारा का रीअब्जॉर्प्शन होगा। अगर ADH हार्मोन रहा जो रहता है वैसोप्रेसिन,
तो वाटर का रीअब्जॉर्प्शन होगा। DCT में जैसे अगर बॉडी में क्या है, पानी का कमी है, तो वाटर और निकलते जाएगा यूरिन में, तो सही नहीं है। तो पानी बॉडी क्या चाहेगा कि वाटर को और जितना ज़्यादा हो सके रीअब्जॉर्ब कर ले। तो उस समय हम लोग का जैसे हार्मोन्स आता है, ADH हार्मोन आएगा, तो ये जो DCT है तब हम लोग का वाटर का रीअब्जॉर्प्शन करता है। इसलिए इसको बोलते हैं कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन। कंडीशन बनने पे रीअब्जॉर्प्शन होता है। अब ये हम लोग का क्या है, कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग डक्ट इज नॉट अ पार्ट ऑफ नेफ्रॉन, ठीक है। कलेक्टिंग डक्ट में भी पानी का बहुत ज़्यादा रीअब्जॉर्प्शन होता है। पानी का कलेक्टिंग डक्ट में जो रीअब्जॉर्प्शन होता है उससे क्या होता है कि उससे क्या होता है कि यूरिन गाढ़ा होता है, यानी कि मतलब उसका कंसंट्रेशन बढ़ता है बेसिकली यूरिन का। और इसमें अब थोड़ा सा यूरिया का भी रीअब्जॉर्प्शन होता है ताकि ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन हो सके। तो यहाँ पे यूरिया और वाटर दोनों का रीअब्जॉर्प्शन होगा। ये हम लोग का PCT मैक्सिमम अमाउंट ऑफ रीअब्जॉर्प्शन होता है 70 to 80%। Electrolyte and water are reabsorbed here. Glucose, amino acids, fats and sodium ions, these are actively reabsorbed. बॉडी को चाहिए कि नहीं ये सब मत जाओ, तो बॉडी एक्टिवली यानी कि एनर्जी खर्च करके भी इसको रीअब्जॉर्ब करेगा। वही नाइट्रोजनस वेस्ट होगी तो नहीं चाहिए, तो पैसिवली रीअब्जॉर्ब हो गया, तो हो गया। क्लोराइड आयंस और वाटर जो है वो पैसिवली रीअब्जॉर्प्शन होता है। ये हम लोग का है डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लुकोफेले। दिस इज परमिएबल टू वाटर बट ऑलमोस्ट इम्परमिएबल टू इलेक्ट्रोलाइट। तो इससे भी क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होगा। ये हो गया असेंडिंग लिम्ब ऑफ लुकोफेले। यहाँ पे मिनिमम अमाउंट ऑफ रीअब्जॉर्प्शन होता है। इट इज इम्परमिएबल टू वाटर बट परमिएबल टू सॉल्ट इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। तो यहाँ पे यूरिन जो है जो बनने जा रहा है ये और डाइल्यूट हो रहा है। ये हम लोग का DCT है। यहाँ पे कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन होता है जैसे कि हार्मोन्स के कारण एल्डोस्टेरोन और LDH, इससे सॉल्ट और वाटर का रीअब्जॉर्प्शन होता है। यहाँ पे बाइकार्बोनेट का भी रीअब्जॉर्प्शन हो सकता है। जो कलेक्टिंग डक्ट है वहाँ से वाटर का रीअब्जॉर्प्शन होता है लार्ज अमाउंट में, और जैसे कि कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है, और यूरिया का भी रीअब्जॉर्प्शन होता है ताकि अंदर में ऑस्मोलैरिटी मेंटेन रह सके। तो ये था सिलेक्टिव ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन। अब हम लोग देखेंगे ट्यूबुलर सिक्रीशन के बारे में। जो हम लोग का थर्ड है वो हम लोग का है ट्यूबुलर सिक्रीशन। ट्यूबुलर सिक्रीशन में क्या होता है कि जो पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज होता है उससे ना कुछ कुछ एक्सक्रीटरी सब्सटेंसेस रीनल ट्यूब्यूल में वापस, मतलब रीनल ट्यूब्यूल पेरीट्यूबुलर कैपिलरी से कुछ एक्सक्रीटरी सब्सटेंसेस फिल्ट्रेट में सिक्रीट करता है, जैसे कि हम लोग का बोमेंस कैप्सूल, PCT, लूप ऑफ हेनले, DCT और ये कलेक्टिंग का। तो यहाँ पे सेलेक्टिव जो हम लोग का कैपिलरीज रहता था, पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज रहता था, तो ये क्या करता है, ब्लड से सब्सटेंसेस अंदर फिल्ट्रेट में वापस डालेगा ट्यूब्यूल से थ्रू। तो ये जो रहता है ये एक्टिव मेथड रहता है। इसमें जैसे कि किस किस का ट्रांसपोर्ट होगा, K+ आयन का होगा, H+ आयन का होगा, अमोनिया का होगा, ये सब। तो जैसे बाकी ड्रग्स हो गया, क्रिएटिनिन, हिप्पुरिक एसिड, पिगमेंट, ये सब। जो PCT होता है, PCT में होता है H+ का होता है, अमोनिया का होता है, ड्रग्स का होता है क्रिएटिनिन, हिप्पुरिक एसिड, पिगमेंट्स, ये सब का PCT में ट्यूबुलर सिक्रीशन होता है। ट्यूबुलर सिक्रीशन होता है और DCT में होता है और फिर कलेक्टिंग डक्ट में होता है। DCT होता है, इसमें क्या क्या चीज़ का होता है, इसमें K+ का भी होता है, H+ का भी होता है, NH3 का भी होता है इसमें DCT। अब जो कलेक्टिंग डक्ट है वो भी उसमें भी होता है। उसमें क्या क्या चीज़ का होता है, उसमें होता है K+ और H+ का। तो इससे क्या होगा, इससे आयोनिक कॉन्सेंट्रेशन मेंटेन रहता है। तो ट्यूबुलर सिक्रीशन का काम यही रहता है कि आयोनिक कॉन्सेंट्रेशन, आयोनिक बैलेंस बनाने में बॉडी का। तो ये था ट्यूबुलर सिक्रीशन। तीनों हम लोग का कंप्लीट हो गया। और अल्ट्राफिल्ट्रेशन, सेलेक्टिव ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन और ट्यूबुलर सिक्रीशन।